हेलो गाइस, टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक और ये टॉपिक होगा पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। इसमें हम सब कुछ पढ़ेंगे पार्लियामेंट से रिलेटेड। क्वेश्चन आवर क्या होता है, मोशंस क्या होते हैं, कॉलिंग अटेंशन मोशन, सेंशर मोशन, एडजर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। रूल्स क्या होते हैं पार्लियामेंट्री, ठीक है। और आपके प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, रूल नोटिस फॉर क्वेश्चंस क्या होते हैं, बिजनेस ऑफ द हाउस क्या होता है। तो आप इसको और बिजनेस कमिटीज़ क्या होती हैं जो पार्लियामेंट की होती हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और ये आपको ज़्यादा यूट्यूब में मिलेगा भी नहीं, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और ये इम्पॉर्टेंट है पेपर्स के, ठीक है। सबसे पहले सेशन, जनरली हमारे 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, जिसे कि हम बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन कहते हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू रूल यूनियन आर्टिकल 85, ठीक है, यूनियन आर्टिकल 85 आपको ध्यान रखना है। यूनियन आर्टिकल 85 जो है, आर्टिकल्स भी मैं बाद में कभी आपको जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपको बता दूंगा कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है। यूनियन आर्टिकल 85 जो है वो ये कहता है सिंपली कि प्रेसिडेंट को समन करना है ईच हाउस। मिनिमम गैप जो होना चाहिए 2 हाउस के बीच में वो 6 मंथ्स होना चाहिए, सॉरी मैक्सिमम गैप, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल आपका सेशन मई में ख़त्म हुआ पहला बजट सेशन, तो नेक्स्ट सेशन जो आप मैक्सिमम डिले कर सकते हैं प्रेसिडेंट, मतलब 6 मंथ्स बाद से नवंबर में उन नेक्स्ट सेशन बुलाना जरूरी ही है। यानी 1 साल में मिनिमम 2 सेशंस जरूरी ही हैं, ठीक है। बट हमारे जनरली जो इंडियन पार्लियामेंट्री कोर्स का वो रहा है उसमें 3 सेशंस जनरली हम ले रखते हैं, ठीक है। बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन, ठीक है। फिर आता है टाइमिंग्स ऑफ द हाउसेस। देखिए, लोकसभा की टाइम होती है 11 to 6 PM, ठीक है, और लंच होता है 1 to 2 PM के बीच में। राज्यसभा की टाइमिंग्स होती है 11 to 5 PM और लंच होता है 1 to 2:30। बेसिकली यहाँ पे ओल्डर पीपल ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। एज लिमिट आपको पता होनी चाहिए दोनों की, आप चेक कर लीजिएगा, है ना, अगर नहीं पता तो इस हिसाब से 11 to 5 राज्यसभा की टाइमिंग होती है और 1 से 2:30 तक लंच होता है, इधर 1 to 2 PM होता है, ठीक है। कई बार PCS में पूछ देता है, इसलिए मैंने बता दिया। अब जनरल सेट टाइमिंग्स क्या हैं, आप देखिए 11 बजे हाउस शुरू हुआ, 11 से 12 आपका होता है क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर में क्या होता है, जितने भी आपके जो मिनिस्टर्स होते हैं उनसे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं बाय अदर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है ना, जो अपने सांसदीय एरिया में से क्वेश्चन लेके आएंगे और पूछेंगे मिनिस्टर से, वो 11 से 12 के बीच में होता है, ठीक है ना। उसी में लेइंग ऑफ पेपर्स भी होता है। लेइंग ऑफ पेपर्स क्या होते हैं, जैसे पार्लियामेंट्री रिपोर्ट्स हो गई, कैग की रिपोर्ट हो गई, जो भी रिपोर्ट्स ले होनी है पार्लियामेंट में, ठीक है ना। मिनिस्ट्रियल्स कई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती हैं, जो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री की कोई रिपोर्ट्स होंगी, उसकी ऑटोनॉमस बॉडीज़ की रिपोर्ट्स होंगी, वो सब ले होती हैं। ले ऑफ पेपर्स का टाइमिंग होता है 11 से 12 के बीच में। फिर 12 बजे आपका हो जाता है 0 आवर स्टार्ट, ठीक है। वो क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। 0 आवर आई थिंक आपको पता भी होना चाहिए, फिर भी मैं आगे डिस्कस करूँगा। 12:30 तक आपका हो गया 0 आवर। 12:30 से 1 अगेन आपका लेइंग ऑफ पेपर्स, और अगर 0 आवर कभी ज़्यादा चल गया, है ना, जनरली 30 मिनट्स का ही होता है, बट एक्सटेंड भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत। कोई फिक्स रूल नहीं है पार्लियामेंट में, स्पीकर राजा है, जो चाहे कर सकता है ना। उसके बाद आपका 1 बजे से 2 आपका लंच हो गया लोकसभा का, और 2 और 2:30 तक हो गया आपका लंच राज्यसभा का। उसके बाद 2 और 2:30 के बाद आपका मेन बिजनेस ऑफ द हाउस शुरू होता है, जो उस दिन का बिजनेस स्पीकर ने डिसाइड किया हुआ है, या कमिटीज़ ने, जो वेरियस कमिटीज़ होती हैं बिजनेस डिसाइड करने के लिए, बिजनेस कमेटी जो बेसिकली होती है, तो वो जो है डिसाइड करते हैं कि आज हम ये बात पे बात करेंगे। तो उस टाइम पे सारे आपके मोशंस और वो सब, कॉलिंग अटेंशन मोशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, है ना, वो सब आपका इसके बाद शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोटा मोटा जनरल सेट ऑफ टाइमिंग्स, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्योरम की बात करते हैं। क्योरम बेसिकली क्या होता है, मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फंक्शन, ठीक है। तो जैसे लोकसभा और राज्यसभा का मिनिमम कोरम है 1/10, यानी 1/10 मेंबर जब तक नहीं आएंगे लोकसभा और राज्यसभा में, तब तक लोकसभा और राज्यसभा नहीं चल सकती, ठीक है। इसी तरह जो वेरियस बिजनेस कमिटीज होती हैं जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे, उनका कोरम होता है 1/3,
ठीक है। इसी तरह कंसल्टेटिव कमिटीज होती हैं, उनका भी मैं आपको फंक्शन आगे बताऊंगा। इसमें भी कोई कोरम की रिक्वायरमेंट, इसमें कोई कोरम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। ओके, फिर एडजर्नमेंट क्या होता है? हाउस को एडजर्न करने का मतलब है पोस्टपोन करना, सिटिंग ऑफ द हाउस टू अ लेटर टाइम, डेट और साइनेड है। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल अभी चल रहा है, से फॉर एग्जाम्पल विंटर सेशन मान लो स्टार्ट हो गया, नवंबर से या दिसंबर से आई थिंक स्टार्ट हो रहा है, इस बार 6 दिसंबर के आसपास स्टार्ट होगा। तो अब विंटर सेशन चालू हो गया आपका। अब एक दिन गुजरा, स्पीकर को लगा कुछ नॉइज हो रही है या मेंबर शोर मचा रहे हैं, स्पीकर ने बोला भाई 3 बजे तक, आज 3 बजे तक हाउस जो है एडजर्न हो रहा है। यानी जो बिजनेस की, और सुबह के 11 बज रहे थे मान लीजिए, तो 3 बजे अब हाउस, 3 बजे तक हाउस अब की प्रोसीडिंग्स नहीं चलेंगी, 3 बजे से शुरू हो जाएगा हाउस, ठीक है। फिर कह दे चलो नेक्स्ट डे तक एडजर्न कर दिया, तो अगले दिन चालू होंगी हाउस। फिर कह सकता है सीने डाई। सीने डाई का मतलब होता है फॉर द अनडिफाइंड पीरियड, मतलब जब स्पीकर का मन करेगा तब दोबारा खोलेगा वो हाउस को, है ना, सिंपल। बिजनेस में कोई फर्क नहीं आएगा, सेम रहेगा जो पहले था। उसके बाद आपका आ जाता है प्रोरोगेशन। प्रोरोगेट करने का मतलब है उस सेशन को टर्मिनेट कर देना। फॉर एग्जाम्पल अगेन विंटर सेशन चल रहा है, अब एंड आ गया, मान लो इस बार शायद 23 दिसंबर के आसपास, 23 या 24 दिसंबर में एंड होएगा, ठीक है, विंटर सेशन। अब लास्ट डेट आ गई, 24 दिसंबर आ गया, वर्क खत्म हो गया बिजनेस हाउस का, तो अब स्पीकर कहेगा लेट्स प्रोरोगेट द हाउस। सॉरी, स्पीकर नहीं, प्रेसिडेंट। ऑलवेज ध्यान रखना, प्रोरोगेशन पावर जो है वो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रोरोगेट कर देगा हाउस को फॉर द नेक्स्ट सेशन। फिर नेक्स्ट सेशन कब होगा आपका? बजट सेशन जब भी आएगा, है ना, अगला, तब तक ले दे, प्रोरोगेट कर दिया। इसमें क्या होगा? पेंडिंग बिल लैप्स नहीं होंगे, ठीक है, कोई भी ना इसमें होंगे। एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन में कोई पेंडिंग बिल लैप्स नहीं होगा। नेक्स्ट हाउस नेक्स्ट सेशन में चला जाएगा वो इधर, ठीक है, इधर नेक्स्ट डे में चला जाएगा जब भी आप रिज्यूम करेंगे। सिंपल सी कहानी है। फिर आता है डिसोल्यूशन, एंडिंग द लाइफ ऑफ द हाउस। मतलब क्या है? आपको चुनाव कराने, अभी जैसे होने ही वाले हैं, 2024 में चुनाव है ना, ये लाइफ कर देगा एंड हाउस की, ठीक है। और जैसे ही लाइफ एंड होगी, से फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए 24 दिसंबर ही मान लेते, 24 दिसंबर को डिक्लेयर हो जाता है कि लाइफ की हाउस एंड हो रही है, डिसोल्यूशन कर रहे हैं हम पार्लियामेंट, तो क्या होगा? विद इन 6 मंथ्स चुनाव कराने जरूरी हो जाते हैं, ठीक है। ओनली लोकसभा कैन बी डिसॉल्व, नॉट राज्यसभा, तो परमानेंट बॉडी है, पता ही होगा आपको, ठीक है। प्रेसिडेंट ही डिसॉल्व कर सकता है। तो प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन दोनों की पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। और डिसोल्यूशन में क्लियर हो गया, लाइफ एंड हो जाएगी हाउस की, है ना। अब बिल्स का क्या होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यही है। जो बिल्स राज्यसभा में होंगे, राज्यसभा तो डिसोल्यूशन हुई नहीं है, ठीक है ना, वो लैप्स नहीं होंगे अभी, मतलब राज्यसभा में ही बन रहे हैं बिल्स। बिल्स कहाँ बन सकते हैं? राज्यसभा में बन सकते हैं या लोकसभा में बन सकते हैं, दो ही जगह बन सकते हैं। से फॉर एग्जांपल राज्यसभा अभी कोई बिल पे डिस्कशन कर रही है, उसके बाद फिर वो राज्यसभा भेजेगी, वो लोकसभा भेजेगी। लोकसभा डिसोल्यूशन हो गया है, लेकिन राज्यसभा तो परमानेंट बॉडी है, तो इधर के बिल्स कहीं नहीं जाएंगे, ये वैसे के वैसे रहेंगे। फिर जो बिल्स लोकसभा में थे, ऑब्वियसली लोकसभा ही डिसॉल्व हो गई, तो बिल्स खत्म। और फिर बिल पास बाय लोकसभा जो राज्यसभा में भेजे गए थे, देखिए सिंपल सी बात है, वो भी नहीं माने जाएंगे, वो भी लैप्स हो जाएंगे। रीजन बीइंग, लोकसभा में डिस्कस हुए थे ना वो, फिर राज्यसभा में भेजे थे, तो लोकसभा ही नहीं रही, तो वो उसका उस डिस्कशन का कोई मायने ही नहीं रह गया, तो ये भी लैप्स हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही लॉजिकल है, फिर भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, फिर 2 टर्म्स आ जाती हैं, क्लोजर और गिलेटिन। इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है कई बार लोगों को। देखिए क्लोजर क्या है? क्लोजर बेसिकली स्पीकर की पावर है कि वो सिंपली बोल सकता है कि अब इस टॉपिक पे और डिबेट नहीं होगी, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, ठीक है ना। ये एक ऐसा मोशन है, क्लोजर भी मोशन ही होता है, ठीक है। जो भी पार्लियामेंट में चीज होंगी ना, वो मोशन के थ्रू लाई जाएंगी। अब मोशन क्या होता है आगे मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है, लेकिन जो भी चीजें होंगी पार्लियामेंट की, जो भी चीज होगी वो मोशन के थ्रू ही डिस्कस होगी। तो क्लोजर मोशन होता है बेसिकली कि अब इस टॉपिक पे डिबेट नहीं होगा, खत्म बात। स्पीकर विल डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट और नॉट, है ना, बेस्ड ऑन द एडिक्वेसी। मान लीजिए एक पर्टिकुलर टॉपिक से
किसी में भी राम जन्मभूमि में डिस्कशन चल रहा है, से फॉर एग्जांपल अब अपोजिशन बोलता है कि नहीं अब इस पे बहुत डिस्कशन हो गया, लेट्स ब्रिंग अ क्लोजर मोशन, क्लोजर मोशन लाए, अब स्पीकर विल डिसाइड वेदर हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह से फिर आता है आपका गिलेटिन। गिलेटिन मेनली आपका जो यूज होता है वो होता है आपका बजट सेशंस में, जबकि डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स जो होते हैं, डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स क्या होते हैं, आई थिंक आपको पता होना चाहिए, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है ना, वो हर मिनिस्ट्री के लिए, हर मिनिस्ट्री से कलेक्ट करती है कि आपको कितना पैसा चाहिए आज की डेट। फिर वो जो पैसा है वो अलग अलग हेड्स में डिवाइड हो जाता है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इतना पैसा चाहिए, टेक्निकल हेड पे इतना पैसा चाहिए, जो वो हेड्स बना देते हैं। उन हेड्स को हम कहते हैं डिमांड ऑफ ग्रांट्स। वो हर मिनिस्ट्री का अलग होगा डिमांड ऑफ ग्रांट्स। तो क्या होता है, कुछ मेजर मिनिस्ट्री के डिमांड ऑफ ग्रांट्स तो हम डिस्कस, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता ना पार्लियामेंट की, सारे सब मिनिस्ट्रीज के डिमांड फॉर ग्रांट्स जो है वो डिस्कस करने लग जाए। तो कुछ मेजर मिनिस्ट्री के जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और जहाँ पे ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, तो उसके डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स हम डिस्कस करते हैं। बाकियों के हम गिलेटिन के थ्रू वोट, विदाउट डिस्कशन वोटिंग पे ले जाके उसको एंड कर देते हैं ना। तो गिलेटिन बेसिकली क्या है, इज अ मोशन टू पुट ऑल आउटस्टैंडिंग डिमांड्स फॉर ग्रांट्स टू वोट विदाउट डिस्कशन। गिलेटिन एक वैसे मेथड होता था फ्रांस में कैपिटल पनिशमेंट का, है ना, ताकि लेस पेनफुल डेथ हो जो भी कन्विक्ट है। एक शार्प सा ब्लेड होता था इस तरह से। तो उसी से हमने गिलेटिन वर्ड यहाँ पे यूज किया हुआ है ना, क्विक वोटिंग विदाउट डिस्कशन, सिंपल। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जीरो आवर। जीरो आवर क्या होता है, ये बेसिकली इंडियन पार्लियामेंट की ही इजाद है, जीरो आवर, है ना। तो सिंपली आपका जीरो आवर कब से शुरू होता है, मैंने आपको बताया था 12 बजे से, 12 से 12:30, जनरली 12 से 12:30। अनऑफिशियली तो बाद जब एंड भी हाउस हो जाता है उसके बाद भी होता है, मैं बताता हूँ कैसे। टाइम बिटवीन द क्वेश्चन आवर एंड द स्टार्ट ऑफ द शेड्यूल्ड बिजनेस, ऑब्वियसली 12:30, उसके बाद शेड्यूल्ड बिजनेस 2 या 2:30 डिपेंडिंग अपॉन लोकसभा है या राज्यसभा। लोकसभा है तो 2, राज्यसभा है तो 2:30। जैसे ही लंच ओवर होगा फिर मेन बिजनेस शुरू हो जाएगा। तो उसके बीच के पीरियड में क्वेश्चन आवर कब होता है, 11 से 12, है ना। तो ये क्वेश्चन आवर हो गया, ये बिजनेस हो गया। तो उसके बीच में जो आवर होगा उसे जीरो आवर कहते हैं। इट अलाउज एमपी टू रेज अर्जेंट मैटर विदाउट फॉर्मल नोटिस। यहाँ नॉर्मली क्या होगा, कोई भी बिजनेस ऑफ द हाउस जो होगा वो फॉर्मल नोटिस पे काम करता है। बेसिकली क्या होगा, जो भी मेंबर होगा वो एक फॉर्मल नोटिस देगा स्पीकर को, स्पीकर इंटीमेट करेगा मिनिस्टर को, तब वो अलाउ करेगा। हाँ, मिनिस्टर जब बोल देगा कि हाँ ठीक है मैं तैयार हूँ, तो स्पीकर उसको एक डेट और टाइम दे देगा। जनरली यही होता है। तो वो फिर फॉर्मल नोटिस हो जाता है। पर जीरो आवर में बिना फॉर्मल नोटिस के आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर्म 14th लोकसभा से क्या हुआ था, बेसिकली हो क्या रहा था कि ये जीरो आवर ना बिजनेस ऑफ द हाउस के टाइम पे भी चलने लगा था, है ना। तो इसको एंड करने के लिए क्या बोला कि सिर्फ 15 मैटर्स लेंगे हम, ठीक है। और फर्स्ट फेज में, यानी फर्स्ट फेज क्या है, यही 12 से 12:30, सिर्फ 5 ही मैटर हम देखेंगे जीरो आवर के। और आफ्टर द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे कब हो रहा है, 5 बजे राज्यसभा का और 6 बजे लोकसभा का, ठीक है। एंड ऑफ द डे के बाद नेक्स्ट 10 मैटर्स देखेंगे बस। और मेंबर्स कैन रेज अ मैटर ओनली वंस अ वीक। एक वीक में एक भी मेंबर रेज कर सकता है, एक ही वीक में, ठीक है ना। वीक में एक ही बार रेज कर सकता है मेंबर। बिल्कुल क्लियर है आई थिंक। इससे ज्यादा जीरो आवर में कुछ आएगा भी नहीं और इससे ज्यादा आपको कुछ ध्यान भी नहीं रखना। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस जो कि पढ़नी बहुत जरूरी हो जाती हैं अगर हम पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की बात करें, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की स्पेसिफिकली, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले होता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, इससे थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, जिसे कि लोकसभा में रूल 376 और राज्यसभा में रूल 258 कहते हैं। तो ये आपको रूल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, पर फिर भी एक बेसिक आपको ध्यान रहना चाहिए। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पता होना चाहिए। पॉइंट ऑफ ऑर्डर कब लाया जाता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी चीज पे बात हो रही है और किसी मेंबर को लगता है कि नहीं ये सही तरीका नहीं है बात करने का, है ना, कि कुछ वायलेशन हो रही है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की, तब ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर लाया जाता है। तो आपने देखा होगा कई बार एमपीज या मेंबर्स जो हैं वो बोलते हैं दिस इज आई वुड लाइक टू रेज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मतलब सिंपल है कि मान लीजिए कोई डिस्कशन चल रहा है किसी चीज पे और किसी मेंबर को लगता नहीं ये सही नहीं है, ये डिस्कशन जो है वायलेशन है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का,
है ना, तब आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेके आएंगे। सिंपली इट मीन्स वेदर करेक्ट प्रोसीजर इज फॉलोड, ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ द रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ द हाउस। ठीक है, बिजनेस जब भी पार्लियामेंट में कोई कार्रवाई चल रही है तो वो चलती है अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ द हाउस, है ना। सारे रूल्स होते हैं, ये भी रूल ही हैं, रूल 376, 258, 184, ये सब रूल्स हैं, तो पूरी रूल बुक होती है, उसके अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, उधर अगर कोई पार्लियामेंट्री मेंबर को लग रहा है कि नहीं वॉयलेशन हो रहा है ये सब्जेक्ट पे या फिर इस डिस्कशन पे, तो वो रेस कर सकता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर रूल 376 लोकसभा और रूल 258 राज्यसभा में। ठीक है ना, स्पीकर का डिसीजन इसमें फाइनल होगा, ये अकॉर्डिंगली आप ध्यान रखें। स्पीकर का डिसीजन लगभग हर चीज में फाइनल होगा लोकसभा के लिए, और चेयरमैन का डिसीजन राज्यसभा के लिए। ठीक है ना, लगभग ये तय है। उसके बाद आता है स्टेटमेंट अंडर 377 और स्पेशल मेंशन कहते हैं इसको, राज्यसभा में कहते हैं स्पेशल मेंशन और लोकसभा में कहते हैं स्टेटमेंट अंडर 377। इसमें क्या है, सिंपली अगर मान लीजिए कोई लोकल इंपॉर्टेंस की चीज हो रही है, मान लीजिए मैं मेंबर हूं, मैं कहीं का मेंबर हूं, एमपी हूं किसी जगह का, से फॉर एग्जांपल इंदौर का एमपी हूं, है ना। अब मुझे क्या हो रहा है, मेरे को अब कुछ नोटिस में लाना है पार्लियामेंट की, इंदौर में कोई माफिया है, ठीक है ना, वो कुछ लूट पाट मचा रहा है। ठीक है, अब कैसे लाऊंगा मैं अटेंशन में, क्योंकि वो तो एक लोकलाइज मैटर है ना, पार्लियामेंट तो सारे देश का रिप्रेजेंटेशन कर रही है, तो मैं लोकलाइज्ड चीज जो है उसको अटेंशन में कैसे लेके आऊंगा। उसका सिंपल सा तरीका है, मैं क्या बोलूंगा, एक स्टेटमेंट लिख के दूंगा एक पेपर पे स्पीकर को, 150 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और शुड कंसर्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंसर्न भी करना चाहिए, मतलब लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब अगर हम लूट की बात कर रहे हैं तो एक गवर्नमेंट का इशू है। ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, कोई इसमें डिस्कशन नहीं होगा। ठीक है, तो होगा क्या कि स्पीकर फिक्स कर देगा डेट एंड टाइम। ठीक है, ये इस डेट और टाइम पे आपको मिल गया, तो क्या करेगा, मेंबर बस पढ़ देगा उसको कि ये प्रॉब्लम है और ये इसको गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। इस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा, सिंपल पढ़ देगा क्या, स्टेटमेंट अंडर 377 और स्पेशल मेंशन राज्यसभा। 10 स्टेटमेंट से ज्यादा एक दिन में नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये लोकल इंपॉर्टेंस के लिए है, स्टेटमेंट अंडर 377। उसके बाद आ जाते हैं दो रूल्स, रूल 184 और रूल 193। ध्यान रखिएगा, सिंपल है, इसमें वोटिंग होती है, इसमें नो वोटिंग। अब है क्या, मैं थोड़ा समझा भी देता हूं आपको। अभी भी जैसे आप देखिएगा कि हमेशा ना जो रूलिंग पावर होगी वो चाहेगी कि रूल 184 पे डिस्कशन ना हो, किस पे हो, रूल 193 में हो, और अपोजिशन चाहेगी कि रूल 184 पे हो। रीजन बीइंग कि रूल 184 में वोटिंग का प्रेशर होता है ना, कि कोई चीज आई उस पे वोट होना होता है, और रूल 193 में कोई वोटिंग का प्रेशर नहीं है। बेसिकली है क्या, रूल 184 अलाउज एमपीज टू मूव अ मोशन इन लोकसभा दैट इन्वॉल्व्स वोटिंग ऑन अ स्पेसिफिक इशू। मान लीजिए कोई स्पेसिफिक इशू है जिसपे कि वो ध्यान लाना चाह रहा है एमपी, तो उस इशू पे वोटिंग होगी। लास्ट में क्या होगा, जब सारी डिस्कशन ओवर हो जाएगी फिर वोटिंग होगी। ठीक है ना, अगेन ये स्पीकर के डिस्क्रिप्शन पे क्या क्या हो सकता है, सेंसर मोशन हो सकता है, एडजर्नमेंट मोशन हो सकता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो सकता है। अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ भी है ना, रिसेंटली हुआ है इसी साल। तो लास्ट में इसमें क्या होगा, वोटिंग होगी। अब रूल 193 क्या है, इसमें कोई फॉर्मल वोटिंग नहीं होगी। मेंबर क्या करेगा, इंटीमेट करेगा स्पीकर को, अगर स्पीकर ने परमिट कर दिया एक शॉर्ट स्टेटमेंट होगी, एट द एंड कंसर्न मिनिस्टर जो होगा ब्रीफ करेगा। ठीक है, कोई राइट टू रिप्लाई भी नहीं होगा मेंबर का, जैसे कि एग्जांपल हो गया शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन रूल 193 में ही होता है ना। अभी मैं इस पे भी हम डिटेल में बात करेंगे, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, सेंसर मोशन, सब ये डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि 184 में जो है वो अगर कोई डिस्कशन हुआ तो उस पर वोटिंग करानी पड़ेगी, और रूल 193 में कोई डिस्कशन हुआ तो उसमें कोई वोटिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं मोशंस पे। ठीक है, मोशंस के बाद हम सारे जो एक्चुअली मोशंस इंपॉर्टेंट वाले हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, एडजर्नमेंट मोशन, ये सब हम पढ़ेंगे। तो मोशन क्या होता है, बेसिकली कोई भी डिस्कशन अगर पार्लियामेंट में करना है तो हमें थ्रू मोशन करना है। ठीक है ना, सब चीजें थ्रू मोशन ही होती हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, तो 3 टाइप के बेसिकली मोशन होते हैं, सब्सटैंटिव मोशन, सब्स्टिट्यूट मोशन और सब्सिडियरी मोशन। सब्सटैंटिव मोशन क्या होता है, अपने आप में एक इंडिपेंडेंट और सेल्फ कंटेंट मोशन। फॉर एग्जांपल इसका एक
एग्जांपल है नो कॉन्फिडेंस मोशन। मान लीजिए आप किसी चीज़ के बारे में नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ रहे हैं किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है। तो आप मान लीजिए किसी कारण से लेके आ रहे हैं, से ए कारण से लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो ए रीज़न हो गया, से फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ नहीं है गवर्नमेंट की, तो ये रीज़न से अगर आप एक नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हैं तो ये जो पहला रीज़न है ना, ये आपका सब्सटैंटिव मोशन हो गया, ठीक है। फिर आपका आ गया सब्सटीट्यूट मोशन। आप एग्जांपल इसी का लेते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए ए रीज़न से, तो ये तो सब्सटैंटिव हो गया। अब मान लीजिए कोई बंदा कहता है नहीं बी रीज़न से लेके आइए कि इनकी पॉलिसी सही नहीं है, ठीक है। तो जो बी रीज़न क्या हो गया, ये ए का सब्सटीट्यूट हो गया, ठीक है। तो ये जो बी है ना, ये सब्सटीट्यूट मोशन हो गया, ठीक है। ये क्यों आया, ए की वजह से आया, ये ध्यान रखिएगा। तो ये डिपेंडेंट होगा अपना ओरिजिनल मोशन पे। क्यों डिपेंडेंट होगा ओरिजिनल मोशन पे? भाई अगर ए नहीं आता, कोई ए नहीं बोलता, तो बी का तो मतलब ही नहीं है ना। सिंपल सी बात है। बी तो तभी आया ना जब उन्होंने बोला कि नहीं ए वजह से लेके आओ नो कॉन्फिडेंस मोशन, लेकिन ये कह रहा नहीं ए की वजह से मत लेके आओ, बी की वजह से लेके आओ। तो किस पे डिपेंडेंट हुआ? ए पे डिपेंडेंट हुआ। सिंपल सी बात है। ए ही नहीं होगा तो बी का मतलब ही नहीं होता ना। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूट मोशन। फिर होता है सब्सिडायरी मोशन, जिसका अपने आप में कोई मतलब नहीं होता। इट कन्वेज नो मीनिंग अनलेस सपोर्टेड बाय अनदर मोशन, ठीक है ना। कोई दूसरे मोशन से सपोर्टेड होगा तो ही इसका कोई मतलब होगा। ये 3 टाइप के होते हैं, एंसिलरी मोशन, सुपरसीडिंग मोशन और अमेंडमेंट। अब ये क्या होते हैं? देखिए, एंसिलरी मोशन क्या होता है कि मान लीजिए बहुत हल्ला हो रहा है पार्लियामेंट में, बहुत शोर हो रहा है, ठीक है। अब स्पीकर आता है, स्पीकर ने कहा भाई बहुत हल्ला हो रहा है, ठीक है। तो अब एक मोशन लाया जाएगा, लेट द बिल बी पास्ड। कितने जने हैं जो चाह रहे हैं बिल को पास होना? तो ऑब्वियसली मेजॉरिटी होगी, क्योंकि मेजॉरिटी पार्टी लेके आई होगी बिल। तो ऐसे हम ये एंसिलरी मोशन लाएंगे, लेकिन पहले बिल होना चाहिए ना। तो जो बिल होगा वो आपका होगा सब्सटैंटिव मोशन, ठीक है ना। उसको सपोर्ट करने के लिए हम एंसिलरी मोशन क्या लाए, लेट द बिल बी पास्ड, ठीक है। उसके बाद एक होता है सुपरसीडिंग मोशन। यही एग्जांपल लेते हैं, हल्ला मच रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। स्पीकर आते हैं, स्पीकर कहते हैं द लेट द हाउस बी एडजर्न फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे बाद आना जब शोरगुल ख़त्म हो जाए। फिर भी शोरगुल ख़त्म नहीं हुआ, फिर आप क्या करोगे, चलो रेफ़र कर दो इसको सेलेक्ट कमेटी को। सेलेक्ट कमेटी क्या होती है? हर हाउस में कमिटीज़ होती हैं जो स्टडी करती हैं बिल को, है ना। तो रेफ़र टू सेलेक्ट कमेटी को स्टडी करके दोबारा लेके आओ, ठीक है, जब सब सेटिस्फाई हो जाएं जिससे, ठीक है। तो ये हो गया सुपरसीडिंग मोशन। अगेन यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, इसके लिए भी आपको बिल चाहिए ना, तभी तो आप रेफ़र करोगे सेलेक्ट कमेटी को। बिल ही नहीं होगा तो क्या रेफ़र करोगे, है ना। फिर तीसरा आया अमेंडमेंट, कि अमेंड कर दो। कोई पर्टिकुलर पार्ट में आपका हल्ला मच रहा है, मान लीजिए बिल की इस पार्ट में ये बिल का पार्ट सही नहीं है, तो उसको अमेंड कर दो, पूरे बिल को ही अमेंड कर दो, ये भी हो सकता है। तो ये अमेंडमेंट हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपके जो अगले मोशंस, कुछ मैंने इंपॉर्टेंट मोशन लिख दिए। मोशंस तो हर चीज़ मोशन से ही आ रही है पार्लियामेंट में। फिर भी ये एक डायलेटरी मोशन क्या होता है, ये जानबूझ के लाया हुआ मोशन होता है कि हम जो है डीले कर पाएँ प्रोसीडिंग्स को हाउस की। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोल दे लेट द बिल बी री एग्जामिन्ड बाय द सेलेक्ट कमेटी। भाई एक बार सेलेक्ट कमेटी एग्जामिन कर चुका है, दोबारा री एग्जामिन क्यों करना है ना। तो अगर ऐसे कोई लेके आया ना, तो उसको हम कहते हैं डायलेटरी मोशन। इसी तरह होता है नो डे येट नेम्ड मोशन। ये बेसिकली क्या होता है, आपने मोशन, स्पीकर ने मोशन तो एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हम ये लेके आए, मोशन मतलब डिस्कशन के लिए एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन कोई डेट फिक्स नहीं की। तो वो डेट फिक्स करेगा आफ्टर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से सजेशन लेने का, टाइम लेने के बाद, कि उससे पूछेगा कि कब सूटेबल है। टाइम तो स्पीकर ही देगा, फिर एलोकेट करेगा टाइम को, ठीक है। तो ये हो जाएगा नो डे येट नेम मोशन। फिर कुछ प्रिविलेज मोशन होता है। बेसिकली अगर किसी मेंबर को लगता है कि भाई कोई मिनिस्टर ने, जैसे मिनिस्टर, क्वेश्चन मिनिस्टर से पूछे जाते हैं ना, कौन पूछता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। अब मान लो कोई क्वेश्चन का जवाब देता है और एमपी को लगता है नहीं यार ये तो गलत जवाब है, इसमें कुछ फैक्ट छुपाए हुए हैं या कुछ भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, तो वो प्रिविलेज मोशन ला सकता है उस मिनिस्टर के खिलाफ, ठीक है। तो ये 3 टाइप के मोशन हो गए। और उसके अलावा अब हम, अच्छा इसके अलावा एक सीक्रेट सिटिंग का भी बता देते हैं। सीक्रेट सिटिंग जो होती है वो होगी लोकसभा में ही हो सकती है। सीक्रेट सिटिंग कोई इंपॉर्टेंट मैटर पे अगर मान लीजिए स्पीकर चाहे, तो कौन चाहे, स्पीकर ही सीक्रेट सिटिंग करवा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। सीक्रेट सेशन में होगा क्या
कोई भी बाहर का बंदा नहीं होगा, सिर्फ अंदर एमपीज जो हैं वही होंगे, कोई स्ट्रेंजर अलाउ नहीं होगा, चैम्बर लॉबी मीडिया वीडिया कोई नहीं होगी, ठीक है। और जब ये जब ये सीक्रेसी खत्म हो जाएगी, है ना, तो फिर लीडर ऑफ द हाउस कहेगा, एंड करेगा एक मोशन लाके सीक्रेट सेशन को। सिंपल, इन कैमरा जिसे हम कहते हैं, सीक्रेट सिटिंग इन कैमरा। सिंपल सी बात है बिल्कुल, ये भी इसमें कुछ खास नहीं है, फिर भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो है हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन। देखिए अभी इसी ईयर में ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है, इस वजह से भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपीएससी के ध्यान में या किसी भी पेपर सेटर के ध्यान में ये आएगा, है ना। देखो लैक ऑफ, सिंपल ये बोलता है, अगर कोई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हम जताना चाहते हैं किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, तो हम नो कॉन्फिडेंस, अच्छा दो टाइप के, एक कॉन्फिडेंस मोशन भी होता है, ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछ देगा तो मैंने लिख देता हूँ। देखिए जो कॉन्फिडेंस मोशन होता है ना, वो खुद प्राइम मिनिस्टर लेके आ सकता है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन जनरली अपोजिशन लेके आता है। कहने का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम पे ये हुआ था। देखिए जो फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात है कि अगर पीएम को लग रहा है कि भाई हम गवर्नमेंट बना भी पा रहे हैं, क्योंकि कोalition गवर्नमेंट में कई बार क्या होता है कि सपोर्ट ही नहीं होता पूरा, तो वो एक कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आता है, जो कि सेम है, नो कॉन्फिडेंस मोशन ही है, लेकिन लेके आ रहा है खुद पीएम, है ना, जो खुद रूलिंग पार्टी है वो लेके आ रही है, ये डिटरमाइन करने के लिए, नहीं भाई हमारी कॉन्फिडेंस मोशन, हमारे पास है इतनी स्ट्रेंथ, ठीक है ना, खुद से लेके आ रही है। फिर एक है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस करने के लिए अपोजिशन लेके आ रही है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। राज्यसभा में तो मतलब ही नहीं है ऐसा पास होने का, ठीक है। अब क्या अप्रूवल रिक्वायरमेंट क्या होती है इसकी, देखिए 50 मेंबर्स को सपोर्ट करना चाहिए पहले तो, अगर आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है। फिर दूसरा पार्ट, स्पीकर मस्ट एक्सेप्ट, अगेन स्पीकर बहुत इंपॉर्टेंट कॉग इन द व्हील है, स्पीकर के एक्सेप्ट किए बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। देन द अलॉटेड डे जो होगा ना, वो विद इन 10 डेज हो, जैसे मान लीजिए आज स्पीकर ने एक्सेप्ट कर लिया, उसके 10 डेज में ही लेके आना है नो कॉन्फिडेंस मोशन, उससे लेट नहीं कर सकते। फिर होगा क्या, ठीक है, जैसे ही एक्सेप्ट हो गया, शुरू हो गया, तो मोशन इज शेड्यूल फॉर डिस्कशन, मिनिमम 2.5 आवर्स का डिस्कशन होगा ऑन अ डे एंड टाइम, जो भी स्पीकर डिटरमाइन करेगा ना। हर पार्टी को उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से टाइम अलॉट कर दिया जाएगा कि आप बोलिए, ठीक है। द पर्सन हु ऑथर्ड, जिसने ये बनाया था नो कॉन्फिडेंस मोशन का पहला ड्राफ्ट, वो पहले सबसे पहले बोलेगा, हर पॉलिटिकल पार्टी बोलेगी, ठीक है। फिर जो लास्ट में बोलेगा ना, वो प्राइम मिनिस्टर बोलेगा। देखिए मेरे ध्यान से आप बात समझिएगा, और बहुत टाइप के मोशन होते हैं, एडजर्नमेंट मोशन, ये मोशन वो मोशन, लेकिन एकमात्र मोशन होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसमें प्राइम मिनिस्टर का बोलना जरूरी होता है। देखिए इतने टाइम से हो क्या रहा था, एक्चुअली नो कॉन्फिडेंस मोशन इस बार लाया क्यों गया, आप ये अगर आप समझ जाएं तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। ये इसलिए लाया गया था, आप देखिए हर मैटर में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं स्किप करते जा रहे थे सेशंस को, किसी भी अपोजिशन कोई आरोप लगाता था गवर्नमेंट पे, तो मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे थे, उनके मिनिस्टर्स बोले जा रहे थे, ठीक है ना। तो अब अपोजिशन कैसे लेके आए, प्राइम मिनिस्टर को कैसे बुलवाए पार्लियामेंट में, तो ओनली चॉइस, कोई नो कॉन्फिडेंस इसलिए थोड़ा ना लेके आए कि स्ट्रेंथ तो है मोदी गवर्नमेंट की पूरी, है ना, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को बुलवाने के लिए इस सेशन में नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि क्यों नो कॉन्फिडेंस मोशन इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर लास्ट में बोल रहे हैं, है ना। फिर वोटिंग होती है, जब सब बोल चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर ने लास्ट में बोला, अब वोटिंग होगी। पहले वॉइस वोट होगा, फिर अगर वॉइस वोट से नहीं पता चल रहा, क्लियर नहीं हो रहा, तो फिर मशीन्स के थ्रू वोट होगा, ठीक है। अगर मेजोरिटी ने पास कर दिया तो सिंपल सी बात है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा, यानी गवर्नमेंट गिर जाएगी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं मेंशन नहीं है, देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन का, बस एक आर्टिकल 75 आपको पता होना चाहिए क्या है वो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ठीक है ना। तो अगर लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, अगर लोकसभा की स्ट्रेंथ नहीं है ना, तो ऑब्वियसली उन्हें रिजाइन करना पड़ेगा, अगर लोकसभा का ही कॉन्फिडेंस नहीं है, सिंपल। ये हो गया आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। फिर आता है, अच्छा ये अगेन में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें वोटिंग होती है, तो ये रूल 184 के, रूल 184 में 3 मेन चीजें, एक तो है नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है ना, रूल अभी समझाया था, रूल 184 में वोटिंग होती है, ठीक है ना, नो फिर अगेन सेंसर मोशन, इसमें भी वोटिंग होती है, और एडजर्नमेंट मोशन, इसमें भी वोटिंग होती है, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब सेंसर मोशन क्या होता है, ये एक तरह का सब्सटैंटिव मोशन, सब्सटैंटिव मोशन मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन भी सब्सटैंटिव मोशन है, ये भी ध्यान रखना।
सेंसर मोशन इज अ सब्सटैंटिव मोशन क्योंकि अपने आप में ही स्टैंड करता है। ये किस लिए होता है? कोई स्पेसिफिक, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन तो पूरे गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ के लिए होता है ना, कि पूरे गवर्नमेंट में हम डिससेटिस्फाइड है और स्ट्रेंथ नहीं है गवर्नमेंट की। ये होता है किसी स्पेसिफिक पॉलिसी और एक्शन के लिए सेंसर मोशन। सेंसर सिंपल वर्ड ही सेंसर का अगर आप मीनिंग समझते हैं, एक पर्टिकुलर चीज को हम सेंसर करते हैं, ठीक है ना। फिल्म में भी अगर हम सेंसर बोर्ड की बात करें तो एक पर्टिकुलर सीन को हम सेंसर करते हैं, तो एक स्पेसिफिक पॉलिसी और एक्शन को सेंसर करने की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? इंडिविजुअल मिनिस्टर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी हम सेंसर कर सकते हैं फॉर फेलियर ऑफ देयर ड्यूटी। तो जनरली इसमें ना इंडिविजुअल मिनिस्टर को हम बात करते हैं, ठीक है, कि भाई इस मिनिस्ट्री में मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम है, तो इसके कौन है? हरदीप पुरी जी हैं। तो अब ये बोल देंगे कि हम इस पर्टिकुलर पॉलिसी में ये चीज़ गलत है। इनकी मान लो कोई पॉलिसी है, हेल्प पॉलिसी है, नेल्प पॉलिसीज हैं, बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं एक्सप्लोरेशन की, पेट्रोल के या ऑयल के। तो ये बोल देंगे ये पॉलिसी में ये गलत है, ठीक है। तो अब ये स्पेसिफिक एक पॉलिसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ये पास हो गया तो इसमें रेजिग्नेशन की जरूरत नहीं है, एक क्लैरिफिकेशन आ जाएगा मिनिस्टर की तरफ से, दैट्स इट, ठीक है। बट पार्लियामेंट में वो चली गई बात, सेंसर चला गया, बहुत बड़ी बात है ना। एनी मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मूव दिस मोशन, ठीक है। वोटिंग होगी, मैंने बता दिया 184 में कुछ भी हुआ तो वोटिंग तो होगी। और अगर पास हो गया तो रिजाइन करने की जरूरत नहीं है लेकिन इसमें, ठीक है। बट एक बहुत ही बेइज्जती होगी अगर ये पास हो गया तो, है ना, गवर्नमेंट के लिए, पर्टिकुलर मिनिस्टर के लिए तो बहुत बेइज्जती होगी। तो मिनिस्टर नॉर्मली रिजाइन कर सकता है, मिनिस्टर नॉर्मली हैज टू रिजाइन अगर ऐसा हो गया पास है, जनरली होगा नहीं। फिर आ गया आपका एडजर्नमेंट मोशन, ठीक है। एडजर्नमेंट मोशन फिर रूल 184 यानी वोटिंग होगी, सब्सटैंटिव मोशन अपने आप में ओरिजिनल मोशन है, वही मिनिमम 50 मेंबर्स, ठीक है। इधर कोई मिनिमम मेंबर, सेंसर मोशन के लिए मिनिमम कोई मेंबर्स की जरूरत नहीं, एक बंदा भी ला सकता है, एनी मेंबर कैन मूव द मोशन, ठीक है। एडजर्नमेंट मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन दोनों में ध्यान रखिएगा, एडजर्नमेंट मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन दोनों में 50 मेंबर्स की जरूरत है, इसके सपोर्ट के बिना नहीं लाया जाएगा, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब है कि हाउस का मान लीजिए आज का बिजनेस है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे चल रहा है, उसको एडजर्न करके कोई दूसरा अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर लेके आना, ठीक है। मान लीजिए कोई घपला हो गया, कोई स्कीम में घपला हो गया, किसी पता चला आज कैग की रिपोर्ट आई, या मान लीजिए कोई भी चीज़ आई और हाउस ऑफ बिजनेस किसी और टॉपिक पे है, तो इमीडिएटली कोई बंदा लाएगा एडजर्नमेंट मोशन कि भैया इसमें इतना घपला हो रखा है, पहले इसकी बात कर लो। तो वो जो बात होगी ना, अगर वो एक्सेप्ट हो गया अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, तो फिर 50 मेंबर्स आपके ने वो दिया, सपोर्ट दिया और वो हो गया, तो फिर मिनिस्टर इन चार्ज को रिप्लाई करना पड़ेगा। अगर फिर वोटिंग होगी, फिर पास हो गया तो गवर्नमेंट को नॉर्मली रिजाइन करना पड़ेगा अगेन। सो एडजर्नमेंट मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन बहुत खतरनाक है, ये ध्यान रखिएगा। दोनों में जनरली गवर्नमेंट, नो कॉन्फिडेंस में तो करना ही पड़ेगा और इसमें भी नॉर्मली गवर्नमेंट को मोरली भी रिजाइन करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखें, इफ़ मान लीजिए नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ और अपोजिशन डिफीट हो गया, है ना, फ्लोर ऑफ द हाउस में नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ और अपोजिशन अभी डिफीट हो गया, मान लो आज डिफीट हो गया, ठीक है। अब वो नेक्स्ट 6 मंथ तक ना एडजर्नमेंट मोशन नहीं ला सकता, ध्यान रखिएगा। अपोजिशन अब एडजर्नमेंट मोशन भी नहीं ला सकता नेक्स्ट 6 मंथ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉलिंग अटेंशन मोशन की। देखिए अभी तक जो भी हमने 3 मोशन पढ़े थे उनमें वोटिंग एसेंशियल थी, ठीक है। अब हम जो 2 पढ़ेंगे उनमें वोटिंग एसेंशियल नहीं है, नॉन एसेंशियल क्या, वोटिंग की जरूरत है, नॉन वोटिंग वाले हैं, ठीक है ना। तो रूल 197 कॉलिंग अटेंशन मोशन और फिर रूल 193 शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, इन दोनों में वोटिंग की जरूरत नहीं होती। तो कॉलिंग अटेंशन मोशन बेसिकली क्या है, आप ये सिंपल सी बात समझिए, 1+4 यानी 5 मेंबर्स बोल सकते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है। इस पर्टिकुलर चीज में 1 कौन होगा, जो कॉलिंग अटेंशन मोशन का ड्राफ्ट लेके आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं कॉलिंग अटेंशन मोशन में, ध्यान रखिए। क्या, पहले तो क्या लेके आएंगे, अर्जेंट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस कोई अगर होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, स्पीकर को बोलेगा, जो मेंबर होगा जो कॉलिंग अटेंशन मोशन का ड्राफ्ट लेके आएगा वो स्पीकर को बोलेगा, ठीक है। स्पीकर जो है मिनिस्टर को बोलेगा, अगर मिनिस्टर को उसी टाइम जवाब पता होगा तो वो उसी टाइम दे देगा, वरना वो टाइम मांग लेगा स्पीकर से और वो टाइम डेट अलॉट कर देगा, ठीक है ना, जब उसको उसका आंसर देना पड़ेगा उस अर्जेंट मैटर ऑफ इंपॉर्टेंस का, ठीक है, पब्लिक इंपॉर्टेंस। अब इसमें 2 चीजें जो एसेंशियली आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट चीज कि ये जो नोटिस देगा ना स्पीकर को, जो फर्स्ट मेंबर होगा
वो विद इन 10 AM दे देगा। देखो, जो लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी वो 11 AM से शुरू होगी, ठीक है। बिफोर 10 AM जो है वो मेंबर को वो नोटिस देना होगा कॉलिंग अटेंशन मोशन का, ठीक है, अगर वो उसी दिन इंक्लूड कराना चाहता है कॉलिंग अटेंशन। अगर मान लीजिए वो 10:30 AM पे देता है तो वो नेक्स्ट डे चला जाएगा, ठीक है, लैप्स नहीं होगा, नेक्स्ट डे चला जाएगा, ठीक है ना। 1 वीक तक इसकी वैलिडिटी होती है जो ये नोटिस देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, ये तो एक चीज इंपॉर्टेंट होगी, दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया 1+4 मेंबर्स, यानी 5 मेंबर बोल सकते हैं टोटल में इसमें, ठीक है। 5 मेंबर के बोलने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट मेंबर होगा वो शुरू करेगा, जब भी अलॉटेड डेट और टाइम आएगा वो 7 मिनट तक बोलेगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे 4 मेंबर से जो सपोर्ट कर रहे हैं उसको, सेकेंड मेंबर वो 5 मिनट बोलेगा, फिर थर्ड मेंबर वो 5 मिनट बोलेगा, फोर्थ मेंबर वो 5 मिनट बोलेगा, और फिफ्थ मेंबर वो 5 मिनट बोलेगा। यानी एक तो ऑथर हो गया और 4 सपोर्टिंग मेंबर्स हो गए, ठीक है। और जो मिनिस्टर होगा उसको मिलेगा 10 मिनट का टाइम रिप्लाई करने के लिए। तो टोटल कितने हो गए आपके? 20 मिनट, 27 मिनट तो ये हो गए, और 10 मिनट यानी 37 मिनट तो यही हो गए, और 3 मिनट आपके एक्स्ट्रा रखे हुए। तो टोटल 40 मिनट्स का टाइम मिलता है, टाइम जो एलोकेट किया हुआ है कॉलिंग अटेंशन मोशन को पूरा करने में, ठीक है। तो आपको 2 चीजें याद रखनी है, टाइम 40 मिनट्स, ठीक है, कितने मेंबर को, किस मेंबर को कितना टाइम मिलता है, और 10 AM से पहले देना होता है नोटिस, क्योंकि उसके बाद फिर वो नेक्स्ट डे पे चला जाएगा, मतलब फिर वो नेक्स्ट डे इंक्लूड करेंगे हाउस की डीलिंग्स में, ठीक है ना, सिंपल। और 5 ही मेंबर्स अलाउड हैं बोलने के लिए, ठीक है। तो ये आपको कॉलिंग अटेंशन मोशन का। नेक्स्ट कम्स शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें भी आपकी वोटिंग इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है ना। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, अभी हमने जो पढ़ा, ठीक है, कॉलिंग अटेंशन मोशन, उसमें भी वोटिंग नहीं है, बट सिर्फ 5 ही मेंबर्स बात कर सकते हैं, है ना। लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में हर कोई इन्वॉल्व हो सकता है ना, कोई एक स्पेसिफिक 5 मेंबर्स वाली वो नहीं है, ठीक है। इसमें इसको लाया था 1953 के बाद। बिफोर 1953 कोई प्रोविजन नहीं होता था जिसमें डिस्कशन करें, सिर्फ एक एडजर्नमेंट मोशन होता था, लेकिन उसमें था वोटिंग इन्वॉल्व। तो हमेशा सरकार पे तलवार लटकती रहती थी कि भाई वोटिंग हो रही है इस मैटर पे, तो दिक्कत होती थी। तो अब कुछ ऐसा चाहिए था जिसमें तलवार भी ना लटके और डिबेट भी हो जाए, तो इसलिए लाया गया शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन रूल 193 के अंडर, जिसमें कि सारी लोकसभा जो है, जितने भी मेंबर्स हैं, सब जो है फॉर्मली अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से पार्टिसिपेट कर पाए, ठीक है। सिंपल सी बात ये है। अब क्योंकि कॉलिंग अटेंशन मोशन में 5 ही मेंबर्स हैं, ठीक है ना। अब सिंपल सी बात है, इसमें क्या होता है, 5 मेंबर्स कैन पार्टिसिपेट 197 में। इसमें क्या है, कोई ऐसा नहीं है पूरे स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस कैन पार्टिसिपेट, ठीक है ना। तो अभी हम यहीं पे खत्म करेंगे इस वीडियो को। इसके अलावा शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में कुछ खास है नहीं, ठीक है। एक तरह से एडजर्नमेंट मोशन विदाउट वोटिंग है ये, ठीक है ना। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एश्योरेंसेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, क्वेश्चंस का क्या प्रोसीजर है, स्टार्ट क्वेश्चन क्या होते हैं, अनस्टार्ट क्वेश्चन क्या होते हैं, वेरियस रूल्स जो कि डिसिप्लिनरी रूल्स क्या होते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, कमिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, येलो पेपर क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है ना। ये सब आपको पता होना चाहिए बेसिकली। तो इसको हम टच करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। इसको बड़े ध्यान से रिवाइज कर लीजिएगा, जो मैंने आज पढ़ाया जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है।